हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री की ये फोर्थ क्लास रहेगी। डोमेस्टिक साइंस में आपका जो बायोकेमिस्ट्री आता है उसकी आज ये फोर्थ क्लास है। हम शॉर्ट नोट्स की तरह बायोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वैसे ही हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह के हमें क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। बेसिकली हम इससे पहले 3 क्लास में हमने कुछ एक काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आज ये फोर्थ क्लास है। उम्मीद है आपने इससे पहली वाली क्लास देखी होंगी, वो काफ़ी यूजफुल है, आप जाकर देखिए। चलिए, पहला यहाँ पर टर्म आता है आपका कि लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन क्या होता है ये आपको बताना है। लिपोप्रोटीन क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन लिपोप्रोटीन है। जैसे इसको अगर आप दो टुकड़ों में अगर बांटेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कि लिपिड प्लस जो प्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन मिलाकर के क्या बना है? लिपोप्रोटीन। तो क्या है? कॉम्प्लेक्सेस दैट ट्रांसपोर्ट लिपिड इन द ब्लड, जो कि लिपिड को किसमें ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड में। कौन कौन से? एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। क्या होता है देखो, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसमें लिपोप्रोटीन होता है। एक कॉम्प्लेक्स ये है, लिपिड और प्रोटीन मिलकर। तो जो ये है आपका एच डी एल बी डी एल, ये क्या है? एक तरह के जो आपके प्रोटीन्स हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन का एक मिक्सचर है। इनमें से कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब कुछ बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, नहीं होते। एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। जो एचडीएल होता है वो बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, वो जरूरत होती है उसकी, तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जबकि जो एलडीएल होता है, बीएलडीएल होता है, ये बॉडी अच्छा नहीं होता है। ये बनते कैसे हैं? तो जैसे आप बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे आप पाम ऑयल यूज करते हो या फिर बहुत सारे तेल यूज करते हो, तो उससे क्या बनता है आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बनता है। जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल आपका कैसे बनता है? जैसे अगर आप अखरोट खाते हो, अगर डेली आप 35-40 मिनट की वॉक करते हो, तब क्या बनाती है बॉडी? आपका एचडीएल बनाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो लिपोप्रोटीन समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्सेस दैट ट्रांसपोर्ट लिपिड इनटू ब्लड, या फिर हिंदी में देखें तो वे कॉम्प्लेक्स जो रक्त में लिपिड का परिवहन करते हैं। लिपिड एक तरह से जैसे फैट। सेकंड आ जाता है आपका हाइड्रोजनेशन। कौन सी क्रिया है ये? हाइड्रोजनीकरण की क्रिया है। शब्द से ही पता चल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन प्रवाहित होती है। यानी कि वो जो आपका तेल होता है उसमें क्या होता है, आप हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं और उससे क्या बना देते हैं? घी। जो वनस्पति घी बनने की जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट कन्वर्ट लिक्विड अनसैचुरेटेड फैट इनटू सॉलिड into solid fat producing trans fat। बेसिकली ट्रांस फैट क्या होता है? बॉडी के लिए अच्छा नहीं। वनस्पति घी बनने की जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजनेशन ही। आपने वनस्पति तेल लिया, उसमें हाइड्रोजन प्रवाहित करी, कुछ एक जो आपके कुछ और केमिकल्स की उपस्थिति में वे क्या बना देते हैं? आपका ये फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका क्या बन जाता है? घी बन जाता है, जिसको आप वनस्पति घी कहते हैं, डालडा के नाम से भी जानते हैं। वो हाइड्रोजनेशन की में होता है। ये क्या बनाता है? बॉडी में ट्रांस फैट बनाता है। जो आपकी चर्बी जम जाती है ना, वो जम जाती है, ये बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं। ठीक है, कि आप समझ गए होंगे कि वनस्पति घी जो है बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बनता कैसे है? हाइड्रोजन की प्रोसेस से। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप लोगों के लिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। देखिएगा, ए मीजर ऑफ हाई क्विकली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड रेजेस ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड की शुगर का लेवल लेवल है, वो कौन सा फूड कितनी जल्दी स्पाइक करेगा, उसको बढ़ा देगा। ये क्या होता है आपका? ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, हर एक फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो अलग होगा। जैसे अगर हम आटे की बात करें तो आपका जो गेहूं का आटा होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। ठीक है, तो वो जैसे ही बॉडी में जाता है, बॉडी इसको पचाना, डाइजेशन उसका शुरू करती है, तो ब्लड शुगर लेवल जल्दी से, बहुत तेजी से स्पाइक हो जाता है। जबकि जो आपके मोटे अनाज है, मिलेट्स हैं, बाकी के जो मोटे अनाज हैं, उनका कंपेरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो वे कंपेरेटिवली धीरे धीरे या स्लोली जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक करता है। जिनको डायबिटीज हो जाती है तो उनको जो गेहूं की रोटी है उसको कम खाना चाहिए, और जो बाकी मिलेट्स हैं या फिर जो मल्टीग्रेन्स हैं उसको ज्यादा खाना चाहिए कंपेरेटिवली गेहूं के आटे।
ऐसे ही अलग अलग जितने भी आपके फूड हैं उनका अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो उनका बॉडी पर प्रभाव भी वैसे ही होता है। जो ज़्यादा तेजी से बढ़ा देते हैं वो फूड उतने अच्छे नहीं होते, स्पेशली पेशेंट्स के लिए जिनको शुगर है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझ में आया होगा, तीनों समझ में आया। लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये क्या होते हैं? लिपिड आपके लिपोप्रोटीन होते हैं। बल्कि ये आप कह सकते हैं कि वो प्रोटीन है, एक तरह के फैट्स हैं जो कि ब्लड में आपके मिलते हैं, आपको ब्लड में पाए जाते हैं। हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसा टर्म है कि ये प्रोसेस है जिसमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, वही प्रोसेस हाइड्रोजनेशन। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मीजर है हर एक फूड का, हर एक सब्सटेंस का, कि कितनी जल्दी वो ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेगा, बढ़ाएगा। जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उतना अच्छा होता है बॉडी के। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म शब्द मैंने पहले भी आपको समझाया है, इससे पहली क्लास में पहले क्लास पढ़ी है कि मेटाबॉलिज्म होता है चयापचय, यानी कि चीजों को छोटी फॉर्म में सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। वो बॉडी काम करती है, बॉडी के ग्रुप में है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि आप देखेंगे फ्रक्टोज जनरली मिलता कहाँ से? आपको पता होगा, जो आपका फ्रूट, जो फ्रूट वाली शुगर होती है, आपको क्या मिल जाता है? फ्रक्टोज मिलता है फ्रूट शुगर में। जितने फल है उतने स्वीटनर जो होता है जिससे की वजह से फल मीठे लगते हैं, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म है क्या भाई? जो फ्रक्टोज है अल्टीमेटली जाके वो भी एनर्जी ही देगा, पर देगा कहाँ? फ्रक्टोज इट इज मेटाबोलाइज्ड प्राइमरी इन लीवर वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फैट। यानी कि ये सबसे पहले जाके कहां पर? लीवर में जाकर के कन्वर्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है, चयापचय होता है फ्रक्टोज का, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में या फिर फैट में, या फिर ग्लूकोज और फैट दोनों में कन्वर्ट हो जाता है अपनी। जैसे कोई भी आप फल खाओ, संतरा खाओ मौसम में, या फिर कुछ भी फल खाओ, तो मोस्टली सभी फलों में फ्रक्टोज होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। क्या? तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली जाके पचेगा लीवर में, यानी कि यकृत में, और जाकर के ग्लूकोज बनाएगा, एनर्जी तो देगा और फैट भी बनाएगा। ये बहुत जल्दी, क्योंकि अगर आप कोई फ्रूट खाते हो और उसको उसका जूस कंज्यूम करते हो तो वो डायरेक्टली आप फ्रक्टोज ले रहे हो, और वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और वो फैट में। बहुत स्पीडली काम होता है, तो उसका आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि साथ में उसके जो आपके उसके रेशे होते हैं वो भी आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं। तो जो आपका जूस है वो आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं होता जितना आप लोग समझते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोर्बिटोल पाथवे। सोर्बिटोल पाथवे क्या है? कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू सोर्बिटोल व्हिच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू सोर्बिटोल व्हिच कैन accumulate in tissues and contribute to diabetic complication। देखो, जैसे आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, ऐसे ही सोर्बिटोल। सोर्बिटोल है क्या? सोर्बिटोल बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर है। जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है उनको स्वीटनर सोर्बिटोल का यूज करवाते हैं। ये क्या काम करता है? ग्लूकोज को, जो हमें बॉडी के एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज को कन्वर्ट किसमें कर देता है? सोर्बिटोल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे कम अमाउंट में किसमें? सोर्बिटोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो सोर्बिटोल का पाथवे है। विच कैन एक्यूमुलेट इन टिश्यू, जो हमारे ऊतक होते हैं उनमें क्या इकट्ठा हो जाता है, एंड कंट्रीब्यूट टू डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। देखो, ग्लूकोज को सोर्बिटल में परिवर्तित करता है जो ऊतकों में जमा हो सकता है और मधुमेह संबंधी जटिलता में योगदान करता है। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं इसको। सोर्बिटोल है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। सोर्बिटोल इज ए सुगर एल्कोहल फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पियर्स एंड बेरीज। इन सब फ्रूट्स में नेचुरली पाया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए लो कैलोरी स्वीटनर इन फूड, medications and products like chewing gum and toothpaste. It's also beneficial for diabetes as it doesn't raise blood sugar। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ब्लड शुगर लेवल को ये बढ़ाता नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये सोर्बिटोल में। However, consuming too much sorbitol can cause digestive issue like the diarrhea। यानी कि अगर बहुत ज्यादा सोर्बिटोल ले लोगे तो डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बट है क्या? सोर्बिटोल एक शुगर एल्कोहल है जो काम क्या करता है? सेब, नाशपाती, जामुन आदि में रहता है। ये नेचुरल भी रहता है और एक तो सिंथेटिकली भी बनाया जाता है।
इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में दवाई के रूप में होता है। बेसिकली जो आपके ये हैं, जो मधुमेह के शिकार, टीबी के जो पेशेंट होते हैं, उनको आर्टिफिशियल के रूप में सोर्बिटोल दिया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि डायरिया जैसी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। नेक्स्ट पर आइएगा भाई, विटामिन बी 1। बी 1, अब जब विटामिन की बात कर रहे थे, इसके पहली वाली क्लास जब हमने पढ़ी थी तो हमने कौन से विटामिन पढ़े थे? के ई डी ए, जो कि फैट सोल्यूबल थे। आज हम पढ़ रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि के ई डी ए यानी कीड़ा, जो पानी में नहीं घुलता है यानी फैट में घुलता है, तो वो क्या है? फैट सोल्यूबल। जो इसको छोड़ के बाकी के विटामिन है वो सारे के सारे क्या हैं? वाटर सोल्यूबल। तो आज हम वाटर सोल्यूबल पढ़ रहे हैं। उसमें पहला विटामिन क्या आ गया आपका? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखेंगे, क्या है बेटा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि विटामिन बी की में बहुत सारे विटामिन और हैं जो कि एक साथ मिला करके बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, ये सब मिला करके क्या बनाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये बहुत सारे विटामिन का एक एक साथ बोल देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बोलते क्यों है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, सारे विटामिन के लगभग सिमिलर होती हैं। ये विटामिन बी के ही पार्ट होते हैं। ये क्या हो जाते हैं बेटा? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला विटामिन आता है विटामिन बी 1। क्या होता है ये देख लेते हैं। क्या नाम से जानते हैं? विटामिन बी 1 होता है बेटा थायमिन। क्या है आपका? थायमीन होता है। इसके सोर्स क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन बी 1 के सोर्स क्या है। और ये ध्यान रखना कि जितने विटामिन होते हैं आपके बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, तो ये क्या होते हैं? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो क्या होते हैं? जो ज्यादा मात्रा में चाहिए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, पानी है, फैट है। सोर्स है होल ग्रेन्स, पोर्क, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स। साबुत अनाज, तुअर का मांस, फल या मेवे, बीज और फोर्टिफाइड अनाज, इसके सोर्स होते हैं विटामिन बी 1 के। अब देखो, इसकी कमी से बेरी बेरी एक रोग हो जाता है। क्या? कौन सा रोग होता है बेटा? बेरी बेरी। हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली एक स्थिति है बेरी बेरी। ठीक है, क्या होता है? हार्ट पे इफेक्ट डालती है और तंत्रिका। बेसिकली अगर आप बी के जितने भी देखेंगे ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने विटामिन आते हैं, वो सारे के सारे अल्टीमेटली जाके आपके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं। तो ये एक सिमिलर प्रॉपर्टी है लगभग सब विटामिन की, जितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। जिससे कमजोरी, तंत्रिका शक्ति और हृदय की समस्याएं जैसे लक्षण होते हैं, वो अल्टीमेटली होंगे ही। क्यों? क्योंकि वो तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालेगा। क्या? बेरी बेरी। अगर बी 1 अगर आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो तो इस बीमारी से आप बचे। नेक्स्ट, विटामिन बी 2। ठीक है, विटामिन बी 2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका नाम है। क्या है? राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है। इसके सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, लीन मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स। डेयरी उत्पाद, अंडे, दुबला मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां और फोर्टिफाइड अनाज, इसके क्या हो जाते हैं बेटा? राइबोफ्लेविन के सोर्स हो जाते हैं। इसकी कमी से प्रॉब्लम कौन सी होती है? एरिबोफ्लेविनोसिस, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप विटामिन बी 2 की मात्रा में नहीं लेंगे तो ये आपको समस्या हो जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या है? लक्षणों में गले की खराश, मुंह और गले की परत में लालिमा और सूजन, होठों के बाहरी हिस्से को जेनेसिस, और जब मुंह के कानों की तरफ होती है तो इसको एंगुलर स्टेमेटाइटिस बोलते हैं। देखो बेसिकली मैं समझा देता हूँ एरिबोफ्लेविनोसिस क्या होती है। जब आपने देखा होगा बहुत से लोगों के यहाँ पे होठ जो होते हैं ना, वो फटे हुए होते हैं। कई बार कुछ लोगों को आपने देखा होगा यहाँ पे होठ थोड़े ज्यादा फटे हुए दिखते हैं। ठीक है, तो वो इस बीमारी की वजह से, यानी कि उनमें सीधा समझ जाना आपको क्या है? विटामिन बी 2 की कमी है। कुछ लोगों के होठ फटे हुए ज्यादा फटते हैं, यहाँ पे स्किन के आसपास यहाँ पे रेशेज हो जाते हैं, तो वो भी क्या है? विटामिन बी 2 की है, यानी एरिडोफ्लोरोनेसिस इसको बीमारी है। कैसे दूर होगी? ये जो सोर्स है वो कंज्यूम करके, जिनसे क्या मिलेगा? राइबोफ्लेविन मिलेगा। ठीक है, फिर से एक बार इंग्लिश वाले भी देखो। सिम्टम्स इंक्लूड सोर थ्रोट, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड थ्रोट, क्रैक्स और सोर्स ऑन आउटसाइड ऑफ लिप्स, इसको क्या बोलते हैं? जेनेसिस बोलते हैं। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, एंगुलर स्टेमेटिस बोलते हैं इसको। एंड इन्फ्लेशन एंड रेडनेस ऑफ द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड आईलिड्स। ये तो होता ही है कि रेडनेस हो जाएगी चेहरे पे, नाक पे, आंख के आसपास। ये भी इसके क्या है? सिम्टम्स है। अगर ऐसा दिखता है तो मतलब उसको विटामिन की कमी है।
नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन बी 3 यानी कि नियासिन इसको बोलते हैं। निकोटेनिक एसिड भी इसको बोला जाता है। इसके सोर्स क्या है? मीट, पोल्ट्री, फिश, होल ग्रेन एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स। लगभग ये ही इस पूरे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है लगभग सब में ये होते ही हैं, कुछ में थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ में। इनके सोर्स भी लगभग सिमिलर है, प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर है, थोड़े थोड़े चेंज के साथ। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? पेलाग्रा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की वजह से पेलाग्रा रोग होता है। नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड की वजह से। 3D द्वारा इसको चिन्हित किया जाता है। इसको हम एड्रेस कैसे करते हैं कि भैया 3D इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। पेलाग्रा पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको क्या बेटा 3D से इसको हम एड्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? 3D का मतलब है डायरिया। 3D का मतलब होता है बेटा डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। अब ये देखो है क्या डायरिया, तो आप जानते हैं कि जब आपका पेट खराब हो जाता है तो डायरिया हो जाता है। फिर साथ में होती है डर्मेटाइटिस हो जाती है, यानी कि हाथों पे आपके रेशेज होने हो जाते हैं, स्किन बेसिकली रेशेज होने हो जाते हैं। तो वो क्या होता है? आपका डर्मेटाइटिस हो जाती है और साथ में हो जाती है डिमेंशिया। ये 3 बीमारी होंगी, तीनों की तीनों एक साथ होती है जब पेलाग्रा होता है। ठीक है, इन तीनों बीमारी एक साथ होती हैं जब पेलाग्रा होता है, यानी डायरिया भी होगा आपको, हाथों पे रेशेज भी हो गया, डिमेंशिया की तो होगी जब पेलाग्रा होगा, यानी विटामिन 3 की कमी होगी, निकोटिनिक एसिड की बॉडी में कमी हो जाएगी। अगर इन तीनों का समय पे और अच्छे से इलाज ना किया जाए, यानी विटामिन 3 जो ना किया जाए टाइमली, और साथ में इन बीमारियों का इलाज ना किया जाए, तो एक और डी इसमें इंक्लूड हो जाता है, डेथ। तो डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया और साथ में डेथ। अगर 4D आ जाए तो, जैसे ये 3D होता है तो इसमें क्या होता है? डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेमेंशिया। बात समझ पाए होंगे कि पेलाग्रा कमी से किससे होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। अगर और कोई विटामिन ना दे रखा हो स्पेसिफिक, तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है। उसमें किससे होता है? विटामिन बी 3 यानी कि नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड की। नेक्स्ट, विटामिन बी 5 पैंटेथोनिक एसिड इसको बोलते हैं। इसके सोर्स क्या है? चिकन। पूरे मीट अगर खाओगे ना तो आपका जो बी कॉम्प्लेक्स है मीट, इसका बेस्ट सोर्स होता है विटामिन आपका जो बी कॉम्प्लेक्स। चिकन, बीफ, पोटैटो, ओट्स एंड टमाटोज। चिकन, बीफ, आलू, जई और टमाटर इसके सोर्स है विटामिन बी के। आपने साल अभी तक जितने भी देखे हैं सभी में देखा होगा मीट शामिल। तो बी जो मिलता है विटामिन जो बी मिलता है उसका एक अच्छा सोर्स मीट होता है। प्रॉब्लम क्या होती है इसकी वजह से? इससे पेंटेथोनिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ये बहुत कम, मतलब रेयर डिसीज है। लगभग बी 5 की कमी बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम मात्रा में, आपके बहुत ही मिनिमम मात्रा में, जितनी मात्रा में बाकी विटामिन चाहिए होते हैं उससे भी बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए। दुर्लभ, लेकिन थकान, चिड़चिड़ापन और पाचन जैसी समस्याओं जैसे लक्षण पैदा होते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है बॉडी को रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। लेकिन अगर इसकी कमी होगी तो कैसे कैसे लक्षण आपको दिखेंगे कि भाई बहुत ज्यादा थकान रहने पड़ेगी, लगेगी, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाएगा। कई बार लगता है ना कि यार ये बड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो हो सकता है कि उसमें बी 5 की कमी होगी, इस वजह से चिड़चिड़ापन हो, ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बी 6 आ गया, पायरिडॉक्सिन। बी 6 विटामिन तो क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। इनके जो साइंटिफिक नाम है ना वो आप याद कर लेना, आपको हमेशा ही काम आएंगे। आप होम साइंस के स्टूडेंट है, डोमेस्टिक तो आपको हमेशा ही काम आते हैं। ये फूड एंड न्यूट्रिशन में आप और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या इनसे, इनके बारे में और डिटेल में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पायरिडॉक्सिन। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में का ये इंपॉर्टेंट अंग है। ऑब्वियसली ये बॉडी पर इफेक्ट दिखाएंगे, और बॉडी पर इफेक्ट दिखाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। पायरिडॉक्सिन, fish, beef liver, potatoes, starchy vegetables and non citrus food में विटामिन बी 6 पाया जाता है। फिश, आप ये देख रहे हैं मछली, बीफ लिवर, बीफ, आलू, स्टार्च वाली सब्जियां और खट्टे फल नहीं, मतलब बिना खट्टे फल। नॉन सिट्रस फूड, नॉन सिट्रस फूड है, लगभग सब में विटामिन बी 6 यानी कि पायरिडॉक्सिन पाया जाता है। बात समझ पाए? अब पायरिडॉक्सिन की कमी से यानी विटामिन बी 6 की कमी से क्या बीमारी हो जाती है? एनीमिया, अवसाद, भ्रम और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन सकती है। गंभीर कमी से दौरे पड़ सकते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बताई है, जितने भी कॉम्प्लेक्स है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा और लिखने वाला एग्जाम है तो ये तो लिख ही दो कि नर्वस सिस्टम पर प्रॉब्लम करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है,
कमजोर प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है आपका, ठीक है। और क्या हो जाता है बेटा, एनीमिया हो जाती है, इसकी वजह से एनीमिया जो है आपके, वो उसके लक्षण आपको दिखते हैं। कंफ्यूजन, जब देखते हैं ना किसी चीज, यार ये है कि वो है, एक चीज वो दिखना, ऐसा इस तरह से। विकेटनेस एंड इम्यून सिस्टम सेवियर डिफिशिएंसी ऑफ सीजर, यानी कि आपको जो दौरे पड़ सकते हैं अगर इसकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी, पायरोडेक्सिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप कम कंज्यूम करना शुरू कर दोगे बॉडी की रिक्वायरमेंट से, तो दौरे पड़ने जैसी नौबत भी आ सकती है। नेक्स्ट, विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 होता है बायोटिन, सोर्स इसके एग्स, नट्स, सीड एंड सर्टेन वेजिटेबल लाइक स्वीट पोटैटोज। इनमें क्या होता है, बी 7 होता है, बायोटिन होता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है वो देख लीजिए। कैन कॉज हेयर लॉस, स्किन रैशेस एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम लाइक डिप्रेशन एंड हेलुसिनेशन। Deficiency is rare but can be seen in people with certain genetic condition or who consume large amount of raw eggs white। अब देखो, बायोटिन की कमी से बेसिकली जो होती हैं वो आपकी स्किन डिसीज है, सबसे ज्यादा जो कॉमन है, इसकी वजह से विटामिन बी 7 यानी बायोटिन की वजह से है, वो है आपकी स्किन डिसीज, बालों का झड़ना, जो आपकी स्किन अच्छी नहीं रहती, बी 7 एक कारण है। ई और सी भी है, विटामिन ई और विटामिन सी भी है, लेकिन बी 7 बायोटिन भी एक इसका मुख्य कारण है। इसकी अगर ज्यादा कमी हो जाए तो डिप्रेशन में रहना, और हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन होती है भ्रम की स्थिति, जब आदमी जैसे लगता है ना कि सपना देख रहा हूँ कि हकीकत है ना, तो वो होती है भ्रम की स्थिति यानी कि हेल्यूसिनेशन। तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, जो चीज सही में हो रही है उसे लगता है सपना है, जब सपना देख रहा था उसे लगता है ये बात सही है, तो ये स्थिति क्या हो जाती है, हेल्यूसिनेशन की स्थिति हो। मिलता कहाँ कहाँ से है भैया, एग से मिल जाता है, नट से मिल जाता है, स्वीट पोटैटो में ये मिल जाता है बायोटिन। नेक्स्ट, विटामिन बी 9 क्या है बेटा, फोलेट है, आपने नाम सुना होगा फोलिक एसिड का, ठीक है। तो ये वही फोलेट है, इसको फोलेट भी बोलते हैं, फोलिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन बी 9 इंपॉर्टेंट होता है। कब इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पे। मिलता किससे है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, लेग्यूम्स, नट्स से और कुछ फोर्टिफाइड ग्रेन से मिलता है। इसकी कमी से दिक्कतें क्या हो जाती हैं बेटा, ये देखो, ये जो इससे एनीमिया होता है ना, इससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब इसके कौन सा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और इसकी वजह से मतलब ये जो एनीमिया है इसका प्रकार क्या है, कि जो आपकी ब्लड सेल्स होती है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, स्पेशली जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं, जितनी उनका अमाउंट जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, बड़ी। वो एनीमिया का एक रूप है, मेगालोब्लास्टिक आपका एक अनीमिया। और दूसरा क्या होता है, पर्नीशियस अनीमिया। तो इससे की कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिस पर क्वेश्चन पूछा है, कि इसकी वजह से गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब दोष और संभावित हृदय संबंधी समस्याओं का कारण, मतलब जो बच्चे की न्यूरल ट्यूब बनती है ना, अगर फोलिक एसिड कंज्यूम नहीं करेगा कोई व्यक्ति, अपने गर्भावस्था में कोई महिला नहीं कंज्यूम करती है, तो न्यूरल ट्यूब, बच्चे की न्यूरल ट्यूब बनने में प्रॉब्लम आती है, और साथ में हार्ट डिसीज होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन लेडी है, तो उसको स्टार्टिंग के मंथ से ही, जैसे ही प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं, वैसे हमें बॉडी में बहुत ज्यादा चाहिए नहीं होता, जो फोलेट है पूरे लाइफ स्पैन में हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज्यादा चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि वो न्यूरल ट्यूब बनाने का काम करता है, क्या, फोलेट। इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। क्या है ये आपका, फोलेट है या फिर फोलिक एसिड इसको कह सकते हैं। मिलता किससे है बेटा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ये मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन में एक आता है बेटा, विटामिन आपका बी 12 यानी कि कोबालामाइन, या इसको साइनोकोबालामाइन भी बोल देते हैं। मिलता किस चीज से, मीट से, डेयरी प्रोडक्ट से, फोर्टिफाइड प्लांट ये मिलता है। मीट से लगभग सब मिलते हैं, जितने बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं आपके, लगभग मीट से लगभग सब मिलते हैं, एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो मीट इंपॉर्टेंट है। एक एक कॉमन सिम्टम्स में जो आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो आपके डिसीज है, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। तो बी 12 क्या होता है बेटा, कोबालामाइन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कैन कोज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो अभी मैंने बताया था, जो आपकी ब्लड सेल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है। न्यूरोपैथी, कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस एंड इन सीवियर केसेस
irreversible nerve damage, it is particularly a concern in vegetarian and older adults। देखो बेटा, हिंदी में देख लो, माइलोब्लास्टिक एनीमिया न्यूरोपैथी संज्ञात्मक गड़बड़ी की और गंभीर मामलों में अपरिवर्तनीय तंत्रिका क्षति का कारण बन सकता है। यह विशेष रूप से शाकाहारी और वृद्ध वयस्कों में चिंता का विषय है।